कुछ चिट्ठियां देर से पहुंचती हैं, कुछ सच इंसान के बूढ़े होने का इंतजार करते हैं। अगर मेरी पत्नी की चिट्ठी कभी पहुंची ही नहीं तो मेरे भाई को उसके हर शब्द का पता कैसे था। रात के ठीक 12:17 हुए थे जब मैंने अपनी पत्नी के सामने वह पुरानी पीली चिट्ठी रखी। उसने पहले लिफाफा देखा, फिर मेरी तरफ देखा और उसके हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट गया। लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था, विनोद सक्सेना। नीचे वही पुराना पता था जहां मैं 30 साल पहले अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहता था। लेकिन जिस चीज ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली वह भेजने वाले का नाम था, कुसुम वर्मा, मेरी पत्नी का शादी से पहले का नाम। चिट्ठी पर तारीख थी 19 अगस्त 1996, हमारी शादी से ठीक 9 दिन पहले। मैंने धीमी आवाज में पूछा, कुसुम, तुमने मुझे शादी से पहले यह चिट्ठी क्यों लिखी थी? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने वह कागज उठाया जिसे मैं शायद 20 बार पढ़ चुका था। उसकी आखिरी 3 पंक्तियां मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले पूरा सच जानना चाहिए। अगर यह चिट्ठी तुम्हें मिल जाए तो रविवार सुबह पुराने शिव मंदिर के पीछे आ जाना। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझूंगी कि तुमने अपना फैसला कर लिया है। मैंने कुसुम से कहा। उस रविवार मैं कहीं नहीं गया था क्योंकि मुझे यह चिट्ठी कभी मिली ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मुझे गुस्सा उससे भी ज्यादा उस बात पर था जो उसने अगले पल कही। उसने फर्श के पास रखे पुराने कपड़े के डाक बैग की तरफ देखा। उस बैग में कुल 47 चिट्ठियां मिली थीं। फिर उसने पूछा, क्या उसमें तुम्हारे बड़े भाई सुरेश के नाम की भी कोई चिट्ठी है? मैं जम गया। मैंने उससे सुरेश का नाम लिया ही नहीं था। मैंने बस इतना कहा था कि मुझे पुराने डाकघर से 47 चिट्ठियां मिली हैं। फिर उसे कैसे पता था कि उनमें मेरे भाई की भी कोई चिट्ठी हो सकती है? मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें सुरेश की चिट्ठी के बारे में कैसे पता? कुसुम ने मुंह फेर लिया। कमरे में दीवार घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, विनोद, कुछ बातें जितनी पुरानी हो जाती हैं उतनी आसान नहीं होती, वे और खतरनाक हो जाती हैं। मैंने कहा, 30 साल तक छिपी बात खतरनाक नहीं होती कुसुम, उसे छिपाने वाले लोग खतरनाक बना देते हैं। वह मेरी तरफ मुड़ी, उसकी आंखें लाल थीं। फिर उसने ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, तुमने सुरेश वाली चिट्ठी खोली तो नहीं? यही वह पल था जब मुझे समझ आया कि मैं किसी पुराने डाकघर की गलती नहीं देख रहा था, मैं अपने ही परिवार का दबा हुआ इतिहास देख रहा था। लेकिन यह सब उस शाम शुरू नहीं हुआ था। 3 दिन पहले तक मुझे उन चिट्ठियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरा नाम विनोद सक्सेना है। मेरी उम्र 60 साल है। मैंने करीब 35 साल रेलवे के लेखा विभाग में नौकरी की। मुझे कागज, तारीख और हिसाब की आदत है। मैं उन लोगों में से हूं जो पुरानी बिजली की रसीद भी फेंकने से पहले 2 बार देखते हैं। शायद इसी आदत ने मुझे उस दिन वह चीज दिखा दी जिसे बाकी लोग कूड़ा समझकर छोड़ चुके थे। हमारे शहर के पुराने बाजार के पीछे एक छोटा सा डाकघर हुआ करता था। अब वहां बड़ा डाकघर है, लेकिन 90 के दशक में आधा मोहल्ला उसी छोटी इमारत पर निर्भर था। बिजली के बिल, नौकरी की चिट्ठियां, स्कूल के पत्र, मनी ऑर्डर की खबर, शादी के निमंत्रण। उस समय फोन हर घर में नहीं होता था, मोबाइल तो दूर की बात थी। एक चिट्ठी सिर्फ कागज नहीं होती थी, कभी कभी वही किसी इंसान का अगला फैसला तय करती थी। पुराना डाकघर 1997 के बाद बंद हो गया था। इमारत कई साल सरकारी रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल हुई, फिर उसे खाली छोड़ दिया गया। कुछ महीने पहले नगर पालिका ने फैसला किया कि उसी जगह छोटी लाइब्रेरी और वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनाया जाएगा। मैं रिटायरमेंट के बाद मोहल्ले की एक समिति में काम करता हूँ, इसलिए मुझे पुराने सामान की सूची बनाने में मदद करने के लिए बुलाया गया। हम 4 लोग थे, मैं, नगर पालिका का कर्मचारी इमरान, एक बढ़ई और डाक विभाग से आए सहायक अधीक्षक राकेश तिवारी। यह बात जरूरी है क्योंकि कोई भी आदमी किसी पुराने डाकघर में जाकर डाक नहीं उठा सकता। डाक चाहे कितनी पुरानी हो, वह किसी की निजी चीज होती है। उस दिन हम सिर्फ पुराने फर्नीचर, रजिस्टर और बेकार अलमारियों की जांच कर रहे थे। पीछे के कमरे में लोहे की एक बड़ी अलमारी दीवार से चिपकी हुई थी। बढ़ई ने उसे हटाया तो पीछे लकड़ी का एक पतला पैनल दिखाई दिया। पैनल नीचे से फूल चुका था, शायद कई साल पहले पानी लगने से। हमने उसे हटाया। अंदर एक छोटा सा खाली हिस्सा था और वहीं पड़ा था वह बैग, गहरे भूरे रंग का पुराना डाक बैग। उस पर धूल की मोटी परत थी, रस्सी सड़ी हुई थी। टैग पर मुश्किल से लिखा पढ़ा जा रहा था, रूट 7, अगस्त 1996। राकेश तिवारी ने तुरंत हमें पीछे हटने को कहा। उसने दस्ताने पहने, बैग उठाया और वहीं मेज पर रखा। हमने सोचा अंदर पुराने रजिस्टर होंगे, लेकिन जब बैग खोला गया अंदर चिट्ठियां थीं, 47। कुछ छोटे लिफाफे, कुछ बड़े, कुछ सरकारी, कुछ हाथ से लिखे हुए। ज्यादातर पर टिकट लगे थे।
कई पर साफ डाक मुहर थी। राकेश ने कहा, यह साधारण मामला नहीं है। इनकी सूची बनेगी। जो लोग मिल सकते हैं उन्हें नियम के हिसाब से भेजने की कोशिश होगी। मैं सिर हिलाकर पीछे खड़ा था। फिर मेरी नज़र एक नाम पर पड़ी, विनोद कुमार सक्सेना। मैंने सोचा कोई और होगा। फिर पता पड़ा, मकान नंबर 51, गली नंबर 3, शांति नगर। वही घर जहां मैं 25 साल की उम्र तक रहा था। मेरे मुंह से निकला, यह मेरा है। राकेश ने मेरी तरफ देखा। उसने पहचान के लिए मेरा आधार कार्ड और समिति के रिकॉर्ड में दर्ज पुराना पता देखा। फिर उसने कहा कि औपचारिक प्रविष्टि के बाद वह लिफाफा मुझे दिया जा सकता है, क्योंकि उस पर साफ मेरा नाम था। उस समय तक मैं सिर्फ हैरान था, डरा नहीं था। फिर मैंने भेजने वाले का नाम देखा, कुसुम वर्मा, मेरी पत्नी। मैं हंस भी सकता था, सोच सकता था कि शादी से पहले उसने कोई प्यार की बात लिखी होगी, लेकिन लिफाफे पर लाल स्याही से एक छोटा शब्द लिखा था, जरूरी। कुसुम ने हमारी शादी से 9 दिन पहले मुझे ऐसी कौन सी जरूरी बात लिखी थी जिसे उसने बाद में कभी नहीं बताया। 30 साल तक यह चिट्ठी मुझे क्यों नहीं मिली? अगर आप यहां तक कहानी सुन रहे हैं तो एक बात कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको शादी के 30 साल बाद अपने जीवन साथी की ऐसी चिट्ठी मिले जो शादी से ठीक पहले लिखी गई हो, तो क्या आप उसे उसी समय खोलेंगे या पहले सामने वाले से पूछेंगे कि उसमें क्या है? मैंने क्या किया? मैंने घर जाकर चिट्ठी खोल दी। आज सोचता हूं तो शायद मुझे पहले कुसुम से बात करनी चाहिए थी। लेकिन इंसान जब अपने ही नाम पर 30 साल पुराना राज देखता है तो समझदारी अक्सर जिज्ञासा से हार जाती है। कागज इतना पुराना था कि मैंने उसे बहुत सावधानी से खोला। अंदर 4 पन्ने थे। शुरुआत साधारण थी, विनोद, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। मैं 2 बार तुम्हारे घर आकर कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने लिखा कि उसके पिता और मेरे पिता के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में मुझे बताया नहीं गया। मेरा दिल तेज चलने लगा। मेरे पिता गोपाल सक्सेना बहुत सख्त आदमी थे। वे कपड़ों की थोक दुकान चलाते थे। हमारे घर में पैसे के फैसले वे करते थे। मेरी माँ भी उनसे बहस नहीं करती थी। मैं और मेरा बड़ा भाई सुरेश दोनों उनकी इज्जत करते थे, लेकिन उनसे डरते भी थे। कुसुम ने लिखा था कि उसके पिता ने हमारी शादी रोकने की बात की थी। यह पढ़कर मैं कुर्सी से सीधा बैठ गया। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि शादी रुकने वाली थी। हमारी शादी तो पूरे शोर शराबे से हुई थी। बैंड, बारात, सैकड़ों लोग। मैंने हमेशा यही माना था कि दोनों परिवार खुश थे। फिर कुसुम ने लिखा कि किसी ने उसके परिवार को मेरे भविष्य के बारे में गलत बात बताई थी, लेकिन उसने उस आदमी का नाम चिट्ठी में नहीं लिखा। उसने बस लिखा था कि वह व्यक्ति मेरे बहुत करीब है, और अगर वह मुझे सब कुछ लिख देती तो शायद मैं गुस्से में ऐसा फैसला कर बैठता जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता। उसने मुझसे कहा था कि रविवार सुबह पुराने शिव मंदिर के पीछे मिलूं। वह मुझे सब कुछ सामने बैठकर बताना चाहती थी। मैंने तारीख देखी। वह रविवार मुझे याद था, अजीब तरह से, क्योंकि उस दिन शादी की तैयारी के बीच मेरे पिता सुबह से परेशान थे। बार बार दुकान और घर के बीच चक्कर लगा रहे थे। सुरेश भी लगभग पूरा दिन गायब था। शाम को मैंने पूछा तो उसने कहा था कि एक दोस्त की मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। और कुसुम, शादी के कई साल बाद एक बार उसने मजाक में कहा था कि शादी से पहले वाले रविवार को वह अपनी चचेरी बहन के साथ बाजार गई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि वह बाजार नहीं गई थी। वह मंदिर के पीछे मेरा इंतजार कर रही थी, और मैं कभी पहुंचा ही नहीं, क्योंकि मेरी चिट्ठी इस बैग में बंद थी। मैंने दूसरे दिन राकेश तिवारी को फोन किया। मैंने पूछा कि बाकी चिट्ठियों में क्या कोई और नाम है जिसे मैं पहचानता हूं। उसने कहा कि वह सामग्री नहीं बता सकता, क्योंकि हम दूसरे लोगों की चिट्ठियां खोल नहीं सकते, लेकिन वह पते और प्राप्तकर्ता के नाम की सूची बना रहा था। शाम को उसने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि कुछ स्थानीय लोगों की पहचान में मदद चाहिए थी। मैं गया। सूची में नाम पढ़ता गया। पुराने स्कूल के मास्टर रमेश चंद्र, मोहल्ले की दर्जी शांता देवी, घड़ी ठीक करने वाले अजहर साहब। कई नाम ऐसे थे जिन्हें मैं बचपन से जानता था। कुछ लोग अब इस दुनिया में भी नहीं थे। फिर एक नाम पर मेरी उंगली रुक गई, सुरेश कुमार सक्सेना, मेरे बड़े भाई का नाम। मेरे पेट में जैसे पत्थर गिर गया। मैंने पूछा, भेजने वाला कौन है? राकेश ने लिफाफा पलटकर देखा। कुसुम वर्मा, मेरी पत्नी। तारीख थी 20 अगस्त 1996, मेरी चिट्ठी के अगले दिन। मैंने उसे खोलने की कोशिश नहीं की। वह मेरे नाम की नहीं थी, लेकिन मेरा दिमाग सवालों से भर गया। कुसुम ने मुझे लिखा। अगले दिन मेरे भाई को लिखा। दोनों चिट्ठियां एक ही गायब बैग में थीं, और रविवार को सुरेश भी घर से गायब था। मैं घर लौटा। कुसुम रसोई में दाल में तड़का लगा रही थी। 30 साल की शादी में मैंने उसे हजारों बार उसी जगह खड़ा देखा था। उस शाम पहली बार मुझे लगा कि शायद जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, उसके जीवन का एक कमरा ऐसा है
जिसका दरवाज़ा मेरे लिए कभी खुला ही नहीं। मैंने पहले उसे कुछ नहीं बताया, सिर्फ पूछा, तुम्हें 1996 का पुराना शिव मंदिर याद है? उसका हाथ 1 सेकंड के लिए रुक गया, बस 1 सेकंड। फिर उसने कहा, कौन सा मंदिर? मैंने कहा, रेलवे लाइन के पीछे वाला। उसने गैस धीमी की। इतने साल बाद अचानक क्यों पूछ रहे हो? मैंने जेब से चिट्ठी निकाली, उसके सामने रख दी। रसोई में कोई तेज आवाज नहीं हुई, कोई चीख नहीं। यही बात ज्यादा डरावनी थी। कुसुम बस उस लिफाफे को देखती रही, फिर कुर्सी खींचकर बैठ गई। मैंने पूछा, तुमने उस दिन मेरा इंतजार किया था? उसने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? उसने धीरे से कहा, मैंने सोचा था तुम्हें चिट्ठी मिल गई, और जब मैं मंदिर नहीं आया, मैंने सोचा तुमने फैसला कर लिया। कौन सा फैसला? वह चुप रही। मेरा सब्र टूट रहा था। मैंने कहा, कुसुम, मेरे पास आधी बात है। आधी बात अक्सर पूरी झूठी कहानी बना देती है, इसलिए साफ बोलो। वह कुछ कहने ही वाली थी, फिर उसकी नजर कमरे के बाहर रखी मेरी फाइल पर गई, जिसमें डाकघर से मिली सूची की कॉपी थी। वह खड़ी हुई। उसने पूछा, बैग में कितनी चिट्ठियां थी? मैंने कहा, 47। उसका चेहरा बदल गया। फिर उसने वह सवाल किया जिसने पूरी कहानी का रास्ता बदल दिया, क्या उनमें सुरेश के नाम की भी चिट्ठी थी? मैंने उसे घूरा। तुम्हें कैसे पता? उसके होंठ कांपे। मैंने कहा, कुसुम, 30 साल पहले मेरे भाई को तुमने क्या लिखा था? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर बोली, विनोद, सुरेश की चिट्ठी तुम्हारी नहीं है, उसे मत खोलना। मैंने कहा, मैं खोल भी नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे यह बता सकती हो कि उसमें क्या था। वह उठी और खिड़की के पास चली गई। कुछ देर सड़क देखती रही, फिर बिना मेरी तरफ देखे बोली, तुम हमेशा सोचते रहे कि तुम्हारी शादी से पहले सबसे बड़ा फैसला तुम्हारा और मेरा था। मैंने कहा, था नहीं। अब वह मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में वही डर था जो मैंने 30 साल की शादी में शायद ही कभी देखा था। उसने कहा, नहीं विनोद, तुम्हारी शादी से पहले सबसे बड़ा फैसला तुम्हारे पिता और सुरेश ने लिया था। मेरे मुंह से निकला, क्या फैसला? कुसुम ने जवाब दिया, तुमसे सच छिपाने का। और उस पल मुझे पहली बार समझ आया कि वह पुरानी चिट्ठी हमारे रिश्ते का राज नहीं खोलने वाली थी, वह मेरे पूरे परिवार का राज खोलने वाली थी। मैं कुछ देर तक कुसुम को देखता रहा। मेरे कानों में बस एक ही बात घूम रही थी, तुम्हारे पिता और सुरेश ने तुमसे सच छिपाने का फैसला किया था। मैंने कुर्सी खींची और बैठ गया। कौन सा सच? कुसुम ने मेरी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने में समय लिया। अगर मैं अभी सब बोल दूंगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं अपने हिस्से की गलती छोटी कर रही हूं। पहले तुम्हें सुरेश से बात करनी चाहिए। मैंने तेज आवाज में कहा, मुझे यह मत बताओ कि मुझे किससे बात करनी चाहिए। 30 साल से हर कोई मेरे लिए फैसला करता रहा है। कुसुम चुप हो गई। मुझे अपनी आवाज पर पछतावा हुआ, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। मैंने पूछा, क्या सुरेश ने हमारी शादी रुकवाने की कोशिश की थी? नहीं। क्या वह तुम्हें मुझसे शादी करने से मना कर रहा था? नहीं। तो फिर? कुसुम ने बस इतना कहा, उसने जो किया वह गलत था, लेकिन शुरुआत उसने नहीं की थी। यह जवाब मेरे लिए काफी नहीं था। अगली सुबह मैं सुरेश के घर गया। हम दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी पिछले 12 साल में शायद 5 बार से ज्यादा नहीं मिले थे। हमारा झगड़ा पिता के पुराने मकान को लेकर शुरू हुआ था। मेरे हिसाब से सामने की दुकान वाला हिस्सा दोनों भाइयों का था। सुरेश कहता था कि पिता ने मरने से पहले उसे दे दिया था। कोई साफ लिखित कागज नहीं था। गुस्सा बढ़ता गया, बात बंद हो गई। रिश्तेदारों ने कई बार समझाया, लेकिन जब आदमी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वह समझाने वाले की बात भी शक से सुनता है। सुरेश ने दरवाजा खोला तो मुझे देखकर हैरान हुआ। सुबह सुबह? मैंने कहा, बात करनी है। उसने मुझे अंदर बुलाया। उसकी पत्नी पूजा मंदिर गई हुई थी। हम सामने वाले कमरे में बैठे। कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। फिर मैंने फोन निकाला और उस सूची की फोटो उसके सामने रख दी। उसने नाम पढ़ा, सुरेश कुमार सक्सेना, भेजने वाली कुसुम वर्मा। उसकी आंखें फोटो पर ही रुक गईं। मैंने पूछा, याद है? उसने तुरंत कहा, नहीं। उसने यह शब्द बहुत जल्दी बोला। मैंने कहा, 30 साल पुरानी चिट्ठी है, थोड़ा सोच तो लो। कहा ना याद नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा। कुसुम को याद है। अब वह मेरी तरफ देखने लगा। उसने क्या कहा, पहले तुम बताओ। वह उठकर पानी लेने चला गया। मैं वहीं बैठा रहा। जब वह लौटा तो उसके हाथ में 2 गिलास थे। एक मेरे सामने रखा, फिर बोला, विनोद, पुरानी बातें खोलने से हमेशा सच साफ नहीं होता, कभी कभी और गंदा हो जाता है। मैं हंस पड़ा। कमाल है, कुसुम भी यही कह रही है। तुम दोनों ने क्या कोई किताब पढ़ रखी है? सुरेश ने सिर झुका लिया। मैंने कहा, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, हमारी शादी से पहले तुम कुसुम से क्यों मिले थे? उसने मुझे देखा। इस बार उसने इनकार नहीं किया, बस पूछा, तुम्हें मंदिर वाली बात पता चल गई?
मेरे अंदर कुछ बैठ गया। अब शक नहीं रहा था। मैंने कहा, तो तुम वहां थे? वह धीरे से बोला, हाँ। मैं कुर्सी से आगे झुका। और मैं वहां क्यों नहीं था? क्योंकि तुम्हें उसकी चिट्ठी नहीं मिली। यह मुझे भी पता है। मैं पूछ रहा हूं, तुम वहां क्यों थे? सुरेश ने लंबी सांस ली। मैं कुसुम से मिलने नहीं गया था। मैं वहां से निकल रहा था। उसने मुझे देखा और बुला लिया। और फिर वह रो रही थी। उसे लगा था तुम जानबूझकर नहीं आए। मैंने पूछा, उसने तुम्हें क्या बताया? सुरेश ने जवाब देने की जगह खिड़की की तरफ देखा। फिर बोला, तुम्हारे ससुर हमारी शादी से खुश नहीं थे। क्यों? पैसे की वजह से। यह सुनते ही मेरे मन में पुरानी बातें जुड़ने लगी। मेरे पिता की दुकान उस समय बाहर से बहुत अच्छी चलती दिखती थी। 2 कर्मचारी थे। घर ठीक था। हमारे पास दुकान के पीछे गोदाम भी था। रिश्तेदार मानते थे कि हमारा परिवार पैसे वाला है। मैंने पूछा, किस पैसे की वजह से? सुरेश ने कहा, पिताजी कर्ज में थे। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। कितना? मुझे पूरी रकम नहीं पता थी। झूठ मत बोलो, सच कह रहा हूं। शुरू में मुझे भी पूरी रकम नहीं पता थी। मैंने गुस्से से कहा, मुझे तो रकम छोड़ो, कर्ज होने की खबर भी नहीं थी। सुरेश ने सिर हिलाया। यही बात थी। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि दुकान थोड़ी कमजोर चल रही है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मामला गंभीर था। शादी के 4 महीने बाद उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे। मैंने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा उन्हें दे दिया था। वह पैसा मैं सालों से जमा कर रहा था। मेरा सपना था कि रेलवे की नौकरी के साथ किसी दिन छोटा सा मशीन पार्ट्स का काम शुरू करूं। मैंने शुरुआत की योजना भी बना ली थी। लेकिन पिता ने कहा कि दुकान को थोड़े समय के लिए मदद चाहिए। मैंने पैसे दे दिए। दुकान फिर भी 2 साल में बंद हो गई। मैंने उस सपने को दोबारा कभी नहीं उठाया। मैंने सुरेश से पूछा, क्या कुसुम को शादी से पहले कर्ज के बारे में पता था? हाँ। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। सुरेश आगे बोला, उसके पिता को पता चला था, एक व्यापारी से। उन्होंने हमारे पिताजी से पूछा। पिताजी ने पहले बात छोटी बताई। फिर मामला बिगड़ गया। मैंने कहा, और कुसुम ने मुझे बताने की कोशिश की। हाँ। तुमने उसे रोका? सुरेश ने तुरंत कहा, नहीं। तो मेरे पिता ने रोका? उसने जवाब नहीं दिया। यही उसका जवाब था। मैं उठा। बस, अब मैं पिताजी के बारे में किसी और से सुनूंगा। सुरेश भी खड़ा हो गया। विनोद, कहानी इतनी सीधी नहीं है। मैंने कहा, हर गलत काम करने वाला यही कहता है। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मैं निकल आया। बाहर धूप तेज थी। मैं सड़क पर चलते हुए बार बार यही सोच रहा था कि पिता ने मुझसे इतना बड़ा मामला क्यों छिपाया। फिर एक दूसरी बात मेरे मन में आई। अगर कुसुम की चिट्ठी मुझे नहीं मिली तो यह सिर्फ संयोग था। लेकिन सुरेश की चिट्ठी भी उसी बैग में कैसे गई? और सबसे जरूरी बात, वह पूरा बैग गायब कैसे हुआ? मैं सीधे पुराने डाकघर गया। राकेश तिवारी वहां रिकॉर्ड की जांच कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या 1996 में इस रूट के गायब होने की कोई शिकायत दर्ज हुई थी? उन्होंने कहा, पुराना रिकॉर्ड पूरा नहीं है, लेकिन एक रजिस्टर मिला है जिसमें अगस्त के आखिरी हफ्ते में कई लोगों ने डाक न मिलने की शिकायत की थी। क्या बैग गायब होने की रिपोर्ट थी? साफ शब्दों में नहीं। उस समय यहां भारी बारिश हुई थी। कुछ रिकॉर्ड खराब हुए थे। मैंने पूछा, क्या उस रूट का डाकिया जीवित है? उन्होंने पुरानी सूची देखी। नाम था हरिदत्त मिश्रा। कुछ लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि वह शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर अपनी बेटी के साथ रहते हैं। राकेश ने मुझे उनका फोन नंबर नहीं दिया, लेकिन खुद संपर्क किया। अगले दिन हमें उनसे मिलने की अनुमति मिली। मैं और राकेश साथ गए। हरिदत्त जी उम्र में 80 के आसपास थे। आवाज कमजोर थी, लेकिन याददाश्त साफ। राकेश ने बैग की फोटो दिखाई। उन्होंने तुरंत कहा, रूट 7। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। राकेश ने पूछा, इतने साल बाद भी याद है? हरिदत्त जी हंसे। जो चीज नौकरी में बदनामी करा दे वह जल्दी नहीं भूलती। उन्होंने बताया कि 1996 के अगस्त में एक दिन रूट 7 की डाक देर से आई थी। उस शाम डिलीवरी वैन खराब थी। कुछ बैग अगले वितरण केंद्र तक पहुंचाने थे। कर्मचारी कम थे। उन्होंने कहा, एक लड़का मदद के लिए आया था। हमारे एक कर्मचारी को जानता था। मैंने तुरंत पूछा, कौन? उन्होंने माथे पर हाथ रखा। नाम याद नहीं। लंबा था, जवान था, लाल रंग की मोटरसाइकिल थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। सुरेश के पास उसी समय लाल बजाज चेतक थी। मैंने पूछा, उस लड़के ने बैग ले लिया था? हरिदत्त जी बोले, 2 या 3 बैग। उसे आगे वाले केंद्र तक पहुंचाना था। बाकी पहुंच गए थे। रूट 7 नहीं पहुंचा। फिर बहुत खोजा। किसी ने माना नहीं कि बैग उसके पास रह गया। 2 दिन बाद बहुत बारिश हुई। रिकॉर्ड रूम में पानी घुसा। बाद में मान लिया गया कि कोई गलती हुई और डाक खराब हो गई होगी। मैंने कहा, क्या किसी ने बैग वापस रखा हो सकता है? उन्होंने मेरी तरफ देखा। हो सकता है। पीछे का दरवाजा तब ठीक से बंद नहीं होता था। मेरे दिमाग में एक ही आदमी था,
सुरेश। मैंने घर लौटते समय कुसुम को फोन नहीं किया। मैं सीधे सुरेश के पास गया। दरवाजा खुलते ही मैंने कहा, लाल बजाज। वह कुछ नहीं बोला। मैंने फिर कहा, अब मत कहना याद नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं, फिर धीरे से दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर आ। मैं अंदर नहीं गया। तुमने डाक का बैग लिया था? हाँ। एक शब्द, 30 साल की एक कहानी। मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ा। तुमने मेरी चिट्ठी छिपाई? नहीं। झूठ। मैंने तुम्हारी चिट्ठी देखी भी नहीं थी। बैग तुम्हारे पास था। हाँ, लेकिन सुनो क्या हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा। वह बोला, मेरा दोस्त जगदीश वहां काम करता था। वैन खराब थी। उसने कहा, 3 बैग अगले केंद्र तक छोड़ दूं। मैंने 2 सामने बांधे, एक साइड में रखा, 2 पहुंचा दिए, तीसरे का ध्यान नहीं रहा। कब मिला? अगली सुबह। फिर वापस क्यों नहीं किया? सुरेश की आवाज धीमी हो गई। डर गया। किससे? मेरा दोस्त नौकरी में फंसता, मैं भी फंसता। डाक सरकारी जिम्मेदारी थी। मैंने सोचा चुपचाप वापस रख दूंगा। कहाँ? पीछे वाले स्टोर में। मैंने उसकी तरफ अविश्वास से देखा। तुमने 47 लोगों की डाक एक बंद कमरे में फेंक दी? मैंने फेंकी नहीं। मुझे लगा सुबह कोई उठा लेगा, लेकिन किसी ने नहीं उठाई। उसने सिर झुका लिया। नहीं। मैंने कहा, और जब शिकायतें आईं, तब तक बारिश हो चुकी थी। मुझे लगा बैग बाकी रिकॉर्ड के साथ खराब हो गया होगा। मैंने दीवार पर हाथ मारा। एक गलती समझ में आती है, लेकिन 30 साल चुप रहना। वह बोला, मैं शर्मिंदा था। शर्मिंदा आदमी सच बोलता है। वह मुझे देखता रहा। मैंने कहा, तुम्हारी वजह से कुसुम की चिट्ठी मुझे नहीं मिली। मुझे पता है। नहीं, तुम्हें बाद में पता चला। उसने धीरे से कहा, हाँ। मंदिर पर? हाँ। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। कुसुम मंदिर गई। मैं नहीं पहुंचा। सुरेश वहां मिला। कुसुम ने उसे बताया कि उसने मुझे चिट्ठी लिखी थी। तब क्या सुरेश को समझ आया कि वही चिट्ठी उसके खोए बैग में थी? मैंने पूछा, उसी दिन तुम्हें पता चला? उसने कहा, पहले शक हुआ, पक्का अगले दिन हुआ। कैसे? सुरेश चुप रहा। मैंने कहा, तुम्हें कुसुम की चिट्ठी मिली? नहीं। फिर? उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, उसने मुझे बताया कि उसने मेरे नाम भी एक चिट्ठी डाली थी। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, उसमें क्या लिखा था? कि मैं तुम्हें सच बता दूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने कहा, तुमने बताया? नहीं। क्यों? क्योंकि पिताजी ने मुझे मना किया था। मैं हंसा, लेकिन वह हंसी गुस्से वाली थी। तो आखिर सच वही है। तुम दोनों ने मिलकर मुझसे बात छिपाई। सुरेश ने कहा, मैंने गलत किया। मैं यह नहीं कह रहा कि सही किया, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि पिताजी ने मुझे क्यों रोका। तो बताओ। उसने पहली बार सीधे मेरी आंखों में देखा। क्योंकि कर्ज दुकान बचाने के लिए नहीं लिया गया था। मैं रुक गया। क्या मतलब? विनोद, जिस पैसे को तुमने पूरी जिंदगी व्यापार का घाटा समझा, उसका बड़ा हिस्सा दुकान में गया ही नहीं था। कहाँ गया? सुरेश ने मुंह खोला, लेकिन कुछ बोला नहीं। मैंने कहा, अब एक शब्द भी मत छिपाना। उसने धीरे से कहा, मुझे दस्तावेज दिखाने होंगे। वह अंदर गया। कुछ मिनट बाद एक पुरानी प्लास्टिक फाइल लेकर लौटा। फाइल के किनारे पीले पड़ चुके थे। उसने कहा, मैंने इसे पिता की मौत के बाद उनके संदूक से निकाला था। मैंने फाइल खोली। अंदर बैंक की पुरानी रसीदें थीं, उधार की पर्चियां, कुछ हाथ से लिखे खाते, एक संपत्ति का कागज और एक नाम। मेरा नहीं, सुरेश का भी नहीं। नाम था महेश सक्सेना। मैंने पूछा, यह कौन है? सुरेश ने मेरी तरफ देखा। यही वह हिस्सा है जिसके बारे में कुसुम तुम्हें शादी से पहले बताना चाहती थी। मैंने कागज फिर देखा। महेश सक्सेना। मैंने यह नाम बचपन में सुना था, बहुत कम। मुझे बताया गया था कि वह मेरे पिता का छोटा चचेरा भाई था, जो शहर छोड़कर चला गया था। मैंने पूछा, इसका हमारे कर्ज से क्या संबंध? सुरेश ने कहा, वह पिताजी का चचेरा भाई नहीं था। मेरे हाथ कागज पर रुक गए। तो कौन था? सुरेश ने जवाब दिया, पहले यह समझो कि पिता ने सिर्फ व्यापार का नुकसान नहीं छिपाया था। उन्होंने परिवार का एक ऐसा रिश्ता छिपाया था जिसका खर्च वह सालों से उठा रहे थे। मैंने कहा, साफ बोलो। सुरेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, महेश तुम्हारे पिता का भाई नहीं था, विनोद। वह आगे झुका। वह उनका बेटा था। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने उसे घूरा। क्या? हमारा बड़ा सौतेला भाई। मैं कुर्सी पर वापस बैठ गया। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। हमारा? सुरेश ने सिर हिलाया। हमसे पहले का। मेरे पिता, जिन्हें मैं सख्त, सीधा और परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखने वाला आदमी मानता था, उनका एक बेटा था जिसके बारे में हमें कभी नहीं बताया गया। मैंने पूछा, कुसुम को यह कैसे पता चला? उसके पिता ने कर्ज की जांच करवाई थी। भुगतान एक ही नाम की तरफ जा रहे थे, महेश। क्यों? सुरेश बोला, यह हिस्सा मुझे भी बहुत बाद में समझ आया। महेश मुश्किल में था। पिताजी उसे सालों से पैसे भेज रहे थे। फिर एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ी। किस लिए?
मुझे नहीं पता। मैं उसकी तरफ देखता रहा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस थकान थी। मैंने कहा, तुम्हें पता है? पूरा नहीं तो किसे पता है? सुरेश ने कहा। कुसुम को शायद उस समय मुझसे ज्यादा पता था, क्योंकि उसके पिता ने कुछ कागज देखे थे। मैंने फाइल बंद कर दी। अब मेरी शादी का रहस्य एक कर्ज का मामला नहीं था। मेरे पिता का एक छिपा बेटा था। पैसे गायब हुए थे। कुसुम ने मुझे बताने की कोशिश की थी। सुरेश ने सच दबाया था, और मैंने 30 साल यह मानकर बिताए थे कि मेरे सपने सिर्फ दुकान के खराब व्यापार में खत्म हुए। मैंने पूछा, महेश अभी कहाँ है? सुरेश चुप रहा। मैंने फिर पूछा, जिंदा है? उसने कहा, मुझे नहीं पता। मैं उठकर जाने लगा। उसने पीछे से कहा, विनोद। मैं रुका। एक बात और है। मैंने मुड़कर देखा। उसने कहा, 47 चिट्ठियों में एक चिट्ठी पिताजी के नाम भी थी। मैंने पूछा, किसकी? सुरेश ने धीरे से कहा, मेरी। तुमने पिताजी को चिट्ठी क्यों लिखी थी जब तुम उसी घर में रहते थे? उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि शादी के 3 हफ्ते बाद मैं उनसे वह बात मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। क्या लिखा था? सुरेश ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारे पैसे भी महेश को बचाने में गए तो एक दिन तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर उसने आखिरी बात कही, विनोद, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी बचत दुकान बचाने में गई थी? वह फाइल की तरफ देखकर बोला, दुकान तो तब तक लगभग खत्म हो चुकी थी। मैंने पूछा, तो मेरे पैसे कहाँ गए? सुरेश ने मेरी तरफ देखा। यही बात मैं 30 साल से तुम्हें बताने से डरता रहा, और उसी पल मुझे समझ आया कि असली रहस्य यह नहीं था कि मेरी पत्नी ने शादी से पहले मुझे क्या लिखकर भेजा था। असली सवाल यह था कि शादी के बाद मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी अपने पिता को जिस काम के लिए दी थी, क्या वह पैसा उस काम में कभी लगा भी था या नहीं? मैंने सुरेश की तरफ देखा, और पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने ही परिवार की कहानी में सबसे आखिरी आदमी हूं जिसे सच पता चल रहा है। मैंने पूछा, मेरे पैसे कहाँ गए? सुरेश ने जवाब देने से पहले फाइल खोली। उसने एक पुरानी बैंक पर्ची मेरी तरफ बढ़ाई। रकम देखकर मेरा दिल बैठ गया। वह लगभग उतनी ही थी जितनी मैंने शादी के कुछ महीने बाद पिता को दी थी। पर्ची पर पैसा एक खाते में जमा हुआ था। नाम था महेश गोपाल सक्सेना। मैंने धीरे से कहा, गोपाल? मेरे पिता का नाम गोपाल था। सुरेश ने सिर हिलाया। अब कोई शक नहीं था। महेश सच में हमारे पिता का बेटा था। मैंने पूछा, लेकिन उसे इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए थी? सुरेश ने कहा, इसका जवाब मुझे भी बहुत बाद में मिला। उसने फाइल से एक और कागज निकाला। यह किसी अस्पताल की पुरानी रसीद थी। तारीख 1997 की थी। महेश की पत्नी का इलाज हुआ था। फिर दूसरी रसीद, फिर तीसरी। सुरेश ने कहा, महेश के परिवार पर पहले से कर्ज था। फिर उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हुई। इलाज के लिए उसने अलग अलग लोगों से पैसा लिया। पिता उसे छिपकर मदद करते रहे। मैंने कहा, लेकिन हमारे पैसे? पिता ने तुम्हारी बचत का बड़ा हिस्सा उसी कर्ज को चुकाने में भेज दिया। मेरे अंदर गुस्सा उठने लगा। बिना मुझसे पूछे? हाँ। और मुझे कहा दुकान बचानी है? सुरेश ने सिर झुका लिया। हाँ। मैं खड़ा हो गया। यह मदद नहीं थी, यह धोखा था। सुरेश ने कहा, मैं जानता हूं। नहीं, तुम नहीं जानते। मैंने वह पैसा 10 साल में जमा किया था। मेरी आवाज ऊंची हो गई। मैं मशीन पार्ट्स की छोटी यूनिट खोलना चाहता था। मैंने जगह तक देख ली थी। मैं रात में हिसाब बनाता था, हर महीने बचत करता था। फिर पिता ने कहा, दुकान डूब रही है। मैंने बिना सवाल किए सब दे दिया। सुरेश चुप रहा। मैंने कहा, मैंने 30 साल खुद को दोष दिया कि मैंने अपना मौका खो दिया, जबकि फैसला मैंने किया ही नहीं था। यही बात मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। पैसा गया, यह दुख था, लेकिन उससे बड़ा दुख था कि मेरी जिंदगी का एक बड़ा फैसला मेरी जानकारी के बिना लिया गया। मैं फाइल उठाकर घर ले आया। कुसुम बैठक में बैठी थी। उसने मुझे देखते ही समझ लिया कि सुरेश ने काफी कुछ बता दिया है। मैंने फाइल मेज पर रखी। फिर पूछा, महेश के बारे में तुम्हें कितना पता था? कुसुम ने धीरे से कहा, उस समय सिर्फ इतना कि वह तुम्हारे पिता का बेटा था और तुम्हारे पिता उस पर बहुत पैसा खर्च कर रहे थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कोशिश की थी। चिट्ठी लिखना कोशिश थी। शादी के बाद क्या किया? वह चुप रही। मैंने कहा, 30 साल। कुसुम, उसकी आंखों में आंसू थे। शादी के बाद मैंने 2 बार बात शुरू की थी। फिर रोका किसने? पहली बार तुम्हारे पिता ने। मैं जम गया। उन्होंने तुमसे इस बारे में बात की थी? हाँ। कुसुम ने बताया कि शादी के लगभग 2 महीने बाद पिता उसके मायके गए थे। उन्होंने उसके पिता से पुरानी बात खत्म करने को कहा। फिर कुसुम से अलग बात की। उन्होंने कहा था कि महेश उनका बेटा जरूर है, लेकिन वह एक पुराने रिश्ते से पैदा हुआ था, शादी से पहले। परिवार में बहुत कम लोग जानते थे। बाद में हालात ऐसे बने कि महेश अपनी मां के साथ दूसरे शहर चला गया। पिता ने वर्षों तक उसे आर्थिक मदद दी। कुसुम ने कहा,
तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम उनसे सवाल करोगे, अपनी माँ से पूछोगे, परिवार टूट जाएगा। मैंने कहा, तो उन्होंने तुम्हें डराया? हाँ, लेकिन सिर्फ डराया नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि महेश की पत्नी बहुत बीमार है, 2 छोटे बच्चे हैं, अगर पैसे नहीं भेजे गए तो उनका घर टूट जाएगा। मैंने पूछा, और तुम्हें लगा सच छिपाना ठीक है? उसने सिर हिलाया। नहीं, मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन मैं कमजोर पड़ गई। मैं बैठ गया। कुसुम मेरे सामने कुर्सी पर आ गई। उसने कहा, जब तुमने अपनी बचत तुम्हारे पिता को दी, मुझे उसी दिन शक हो गया था कि पैसा दुकान में नहीं जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम जानती थी, पक्का नहीं, लेकिन शक था। फिर भी तुम चुप रहीं? उसने आंखें नीचे कर लीं। हाँ, मेरे अंदर फिर गुस्सा उठने लगा, लेकिन इस बार मैं चिल्लाया नहीं। मैंने बस पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि उस समय मुझे लगा मैं 2 परिवारों के बीच फंस गई हूं। तुम्हारे पिता बार बार कहते थे कि महेश के बच्चों की जिंदगी बचानी है। तुम्हारी माँ को सच का पता नहीं था। तुम अपने पिता पर भरोसा करते थे। मुझे डर था कि अगर मैंने सब बता दिया तो शादी के पहले साल में ही तुम्हारा पूरा घर टूट जाएगा। मैंने कहा, तो तुमने फैसला किया कि मुझे कुछ नहीं जानना चाहिए? कुसुम की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उससे कहा, तुम सब मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं किस सच के साथ जी सकता हूं। कुछ देर कमरे में कोई आवाज नहीं हुई। फिर मैंने पूछा, महेश का क्या हुआ? कुसुम ने कहा, मुझे नहीं पता। यह जवाब मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अगले दिन राकेश तिवारी को फोन किया। मैंने पूछा कि क्या पुराने बैग में महेश के नाम की कोई चिट्ठी थी। उसने सूची देखी। नाम नहीं था, लेकिन एक और चिट्ठी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। प्राप्तकर्ता थे मेरे पिता, गोपाल सक्सेना। भेजने वाला सुरेश। वही चिट्ठी जिसके बारे में सुरेश ने बताया था। कानून और प्रक्रिया के कारण वह मुझे सीधे नहीं दी जा सकती थी, लेकिन पिता के निधन के बाद उनके कानूनी वारिस के रूप में मैं और सुरेश आवश्यक दस्तावेज देकर उसे प्राप्त कर सकते थे। 2 दिन बाद हम दोनों डाक विभाग गए। सुरेश ने भी अपनी पहचान दी। कागजी प्रक्रिया पूरी हुई। लिफाफा हमारे सामने रखा गया। सुरेश ने मुझे देखा। खोलो, मैंने कहा, तुमने लिखा था। वह बोला, लेकिन बात तुम्हारी थी। मैंने बहुत सावधानी से लिफाफा खोला। कागज छोटा था, सिर्फ 2 पन्ने। सुरेश ने पिता को लिखा था कि जो कुछ हो रहा है वह गलत है। उसने लिखा था कि मैं अपनी मेहनत की कमाई भविष्य के लिए जमा कर रहा हूं। उसने चेतावनी दी थी कि अगर पिता ने मुझसे झूठ बोलकर वह पैसा लिया तो एक दिन मुझे लगेगा कि मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सका, क्योंकि मुझमें हिम्मत नहीं थी। मैंने पढ़ना रोक दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ठीक यही हुआ था। सालों तक मैं खुद को यही कहता रहा था। शायद मैं व्यापार के लिए बना ही नहीं था। शायद नौकरी छोड़ने से डर गया। शायद मैंने मौका खो दिया। लेकिन सच यह था कि मेरा मौका किसी और के फैसले में खर्च हो गया था। चिट्ठी के अंत में सुरेश ने लिखा था कि वह चाहता है पिता मुझे सच बता दें, और अगर पिता नहीं बताएंगे तो एक दिन वह खुद बताएगा। मैंने कागज नीचे रखा। सुरेश सामने बैठा था। मैंने पूछा, तो बताया क्यों नहीं? उसकी आंखें भर आईं। डर गया। किससे? पहले पिता से, फिर माँ से, फिर तुमसे। मैं कुछ नहीं बोला। वह आगे बोला, जब पिता बीमार हुए मुझे लगा अब सच बोलकर क्या मिलेगा। फिर उनकी मौत हो गई। फिर दुकान की जमीन को लेकर हमारा झगड़ा हुआ। उस समय अगर मैं महेश की बात उठाता तो तुम्हें लगता मैं संपत्ति बचाने के लिए कहानी बना रहा हूं। मैंने कहा, और 12 साल निकल गए। उसने कहा, हाँ, यह कहानी बार बार मुझे एक ही बात सिखा रही थी। सच जितना देर से बोला जाए वह उतना आसान नहीं होता, वह भारी होता जाता है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी था। महेश, मैंने सुरेश से पूछा, क्या उसके किसी पुराने पते का रिकॉर्ड है? उसने फाइल से एक पुराना अस्पताल का पता निकाला। हमने वहां से शुरुआत की। अस्पताल पुराना था, लेकिन रिकॉर्ड विभाग में कुछ जानकारी बची थी। पूरा मेडिकल रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन आपात संपर्क में एक पुराना शहर दर्ज था। हमने नगरपालिका के पुराने रिकॉर्ड और परिचितों की मदद ली। 2 दिन की कोशिश के बाद हमें एक फोन नंबर मिला। नंबर महेश का नहीं था, उसके बेटे दीपक का था। मैंने फोन लगाया। उधर से एक आदमी ने कहा, हेलो। मैंने पूछा, क्या आप दीपक सक्सेना बोल रहे हैं? जी। मैंने कुछ सेकंड रुक कर कहा, मेरे पिता का नाम गोपाल सक्सेना था। उधर चुप्पी छा गई। फिर उसने पूछा, आप विनोद हैं या सुरेश? मेरी सांस रुक गई। मैंने कहा, आप हमें जानते हैं? उसने जवाब दिया, नाम से। महेश ने अपने बच्चों को हमारे बारे में बताया था, लेकिन उसने कभी हमसे मिलने की कोशिश नहीं की। दीपक ने बताया कि उसकी मां की बीमारी के बाद परिवार बहुत मुश्किल में था। गोपाल सक्सेना ने कई बार मदद की,
लेकिन महेश उस मदद को लेकर हमेशा अपराध महसूस करता था। उसे पता था कि पैसा गोपाल के दूसरे परिवार से आ रहा है। मैंने पूछा, क्या उसे पता था कि उसमें मेरी बचत भी थी? दीपक ने कहा, नहीं, अगर पता होता तो वह कभी नहीं लेता। फिर उसने बताया कि महेश की मौत 9 साल पहले हो चुकी थी। मैंने फोन हाथ में पकड़े पकड़े आंखें बंद कर लीं। मैं जिस आदमी से इतने सवाल पूछना चाहता था वह अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन दीपक ने कहा, पिताजी ने एक चीज छोड़ी थी। 1 हफ्ते बाद हम उससे मिले। वह हमारे शहर आया। उसके हाथ में एक छोटी डायरी थी, महेश की। डायरी में कोई बड़ा राज नहीं था, कोई फिल्मी मोड़ नहीं, बस एक आदमी का अपराध बोध था। उसने लिखा था कि गोपाल ने उसकी मदद की, लेकिन उसे डर था कि यह मदद किसी और के हिस्से की कीमत पर आ रही है। एक जगह लिखा था कि उसने कई बार पैसा वापस करने की कोशिश की, लेकिन तब तक परिवार के हालात खराब थे। बाद में उसने कुछ रकम गोपाल को लौटाई भी थी। वह रकम दुकान के पुराने खाते में दर्ज थी, लेकिन पिता ने हमसे कभी इसका जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यह था कि महेश कोई लालची आदमी नहीं था जिसने हमारा पैसा छीन लिया। वह भी उसी छिपे हुए फैसले का हिस्सा था। हम सब अलग अलग तरह से एक ही झूठ के नीचे जी रहे थे। मैंने दीपक से कहा, तुम्हारे पिता मेरे भाई थे। वह कुछ नहीं बोला, फिर सिर हिलाया। हमने उस दिन कोई बड़ा परिवार वाला नाटक नहीं किया, बस चाय पी, कुछ पुरानी तस्वीरें देखीं। उसने महेश की फोटो दिखाई। चेहरे में पिता की झलक साफ थी। मैं बहुत देर तक वह फोटो देखता रहा। घर लौटकर मैंने कुसुम से कहा, मैं तुम्हें अभी पूरी तरह माफ नहीं कर सकता। उसने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैंने कहा, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि हम बाकी जिंदगी उसी चुप्पी में बिताएं जिसने यह सब शुरू किया। उस दिन हमने एक नियम बनाया, कोई कठिन बात अगले दिन के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। सुरेश के साथ भी सब तुरंत ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमने बात शुरू कर दी। पुराने मकान का झगड़ा हमने बैठकर कागजों के साथ सुलझाया। जो हिस्सा साफ नहीं था उसे बेचकर पैसा बराबर बांट दिया। 12 साल का झगड़ा 2 बैठकों में खत्म नहीं हुआ, लेकिन पहली बार हम समस्या से लड़ रहे थे, एक दूसरे से नहीं। और उन 47 चिट्ठियों का क्या हुआ? डाक विभाग ने जिन लोगों या उनके परिवारों को ढूंढा जा सकता था उनसे संपर्क किया। कुछ चिट्ठियां आखिरकार सही हाथों तक पहुंची। एक पुराने शिक्षक को 30 साल पुराना नियुक्ति पत्र मिला। उन्होंने हंसकर कहा, अब नौकरी तो नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम पता चला कि उस समय मैं चुना गया था। एक महिला को अपने दिवंगत भाई की चिट्ठी मिली, जिसमें उसने पुराने झगड़े के लिए माफी मांगी थी। वह बहुत देर तक चुप बैठी रही, फिर बोली, मैं 30 साल सोचती रही कि वह मुझसे नाराज था। तभी मुझे समझ आया कि देर से पहुंचा सच अतीत नहीं बदलता, लेकिन वह कभी कभी हमारी यादों का अर्थ बदल देता है। मेरी अपनी जिंदगी भी वापस 30 साल पीछे नहीं जा सकती थी। मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिल सकता था। मेरा पुराना व्यापार वाला सपना उसी उम्र में वापस नहीं आ सकता था। लेकिन मैंने एक छोटा फैसला किया। मैंने अपने घर के पीछे खाली कमरे में 2 पुरानी मशीनें लगाईं, व्यापार शुरू करने के लिए नहीं, मोहल्ले के युवाओं को बेसिक मशीन रिपेयर और औजार समझाने के लिए। हर रविवार 4-5 लड़के आते हैं। मैं उन्हें वही चीजें सिखाता हूं जिन्हें सीखते हुए मैं कभी अपना काम शुरू करना चाहता था। शायद जीवन हमेशा हमें वही दूसरा मौका नहीं देता जो हमने खोया था। कभी कभी वह उसका नया रूप देता है। और उस पहली चिट्ठी का क्या हुआ? मैंने उसे संभाल कर रखा। कुसुम ने एक दिन पूछा, इसे क्यों रखे हो? मैंने कहा, याद रखने के लिए। क्या? मैंने उसकी तरफ देखा कि मुश्किल सच समय के साथ आसान नहीं होता। उस रात मैंने एक बार फिर वह आखिरी लाइन पढ़ी, अगर तुम नहीं आए तो मैं समझूंगी कि तुमने अपना फैसला कर लिया है। 30 साल पहले मैं उस मंदिर तक नहीं पहुंचा था। कुसुम ने समझा मैंने फैसला कर लिया। सुरेश ने समझा चुप रहना बेहतर है। पिता ने समझा कि वह परिवार को बचा रहे हैं। महेश ने समझा कि मदद लेना मजबूरी है। हर किसी ने कुछ न कुछ मान लिया, लेकिन किसी ने पूरी बात नहीं की। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कई रिश्ते झूठ से नहीं टूटते, वे अधूरी जानकारी से टूटते हैं। लोग सोचते हैं कि सच छिपाकर वे किसी को दर्द से बचा रहे हैं, लेकिन अक्सर वे सिर्फ उस दर्द को आगे भेज रहे होते हैं। कभी बच्चे तक, कभी भाई तक, कभी पति पत्नी तक, और कभी 30 साल बाद मिलने वाली एक पुरानी चिट्ठी तक। अगर मुझे वह डाक बैग नहीं मिलता तो शायद मैं बाकी जिंदगी यही मानकर जीता कि मैंने अपना सपना खुद छोड़ा था। सुरेश शायद यही मानता रहता कि अब सच बताने में बहुत देर हो चुकी है। कुसुम अपनी चुप्पी के साथ जीती रहती, और महेश मेरे लिए सिर्फ एक ऐसा नाम बना रहता जिसे मैंने बचपन में 2-3 बार सुना था। 47 चिट्ठियां 30 साल देर से मिली। उन्होंने किसी की जवानी वापस नहीं की, किसी की खोई नौकरी वापस नहीं लाई, किसी की जिंदगी फिर से शुरू नहीं की, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया। उन्होंने लोगों को यह बताया कि उनकी जिंदगी में जो हुआ था उसका पूरा सच क्या था।
और कई बार इंसान को आगे बढ़ने के लिए अतीत बदलने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ सही कहानी जानने की जरूरत होती है। आज भी वह पुराना खाली डाक बैग मेरे पास नहीं है। वह डाक विभाग के रिकॉर्ड में चला गया, लेकिन उसकी फोटो मेरे फोन में है। जब भी उसे देखता हूं, मुझे एक बात याद आती है। समय चिट्ठी को पुराना कर सकता है, स्याही को हल्का कर सकता है, कागज को पीला कर सकता है, लेकिन सच को खत्म नहीं कर सकता। वह कहीं ना कहीं बचा रहता है, किसी फाइल में, किसी याद में, किसी पुराने आदमी की बात में, या किसी ऐसी चिट्ठी में जिसे 30 साल पहले पहुंच जाना चाहिए था। और अगर आप मुझसे पूछें कि उन 47 चिट्ठियों में सबसे जरूरी चिट्ठी कौन सी थी, तो मैं अब अपनी पत्नी वाली चिट्ठी का नाम नहीं लूंगा। सबसे जरूरी चिट्ठी शायद वह थी जो कभी किसी के हाथ तक नहीं पहुंची, लेकिन जिसने मुझे यह समझाया कि अपने लोगों के लिए फैसला लेना और अपने लोगों से सच छिपाना एक ही बात नहीं होती। अगर किसी कठिन सच से किसी अपने की जिंदगी बदल सकती है, तो शायद उन्हें सच बताना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन उन्हें चुनाव का अधिकार न देना उससे भी बड़ी गलती हो सकती है। और यही वह बात थी जो मुझे 30 साल देर से समझ आई।